जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका एग्जामपुर पर। मेरा नाम है रजत शर्मा। कल एक बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम हुआ, आज बात उसी की करेंगे। कल ऐसा क्या हुआ? कल आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई, जो द्विमासिक आधार पर होती है। उसमें आरबीआई ने क्या कुछ कहा, रेपो रेट में क्या कुछ चेंज आया या नहीं आया, आरबीआई क्यों चेंजेस नहीं लाया, जीडीपी ग्रोथ को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर अगले साल आरबीआई की क्या एक्सपेक्टेशन है, कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जो आरबीआई मानता है कि इन फ्यूचर उसकी मॉनेटरी पॉलिसी को प्रभावित करने वाले हैं। आज बात इसी की करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि आरबीआई ने इस मीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या कही हैं। सर, सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि रेपो रेट के बारे में क्या उसने राय दी है। तो यूनानिमसली यानी कि 6 के 6 सदस्यों ने एक राय में कहा है कि हम रेपो रेट को अपरिवर्तित रखना चाहते हैं, यानी जो 6.5% पर पहले थी वही रेपो रेट इस बार भी बनी रहेगी। रेपो रेट होती क्या है? रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को और गवर्नमेंट को, एनबीएफसी को, प्राइमरी डीलर्स को, इन सभी को लोन देता है। कब से कब तक के लिए? सर, इसकी समय अवधि हो सकती है 1 रात से लेकर 14 दिनों तक, यानी कि ये अपनी तरह में एक अल्पकालिक ऋण होता है, शॉर्ट टर्म लोन माना जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रेपो रेट को ही आरबीआई की पॉलिसी रेट कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही सिर्फ रेपो रेट को डिसाइड करती है। बाकी की जितने भी आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं, जैसे कि मान लीजिए बैंक रेट हो गया, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, ये सारे के सारे आरबीआई गवर्नर निर्धारित करता है, लेकिन रेपो रेट को केवल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है। ओके सर, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन आरबीआई ने क्या जारी किया है, यानी कि मुद्रास्फीति संभावित कितनी रहेगी इस वर्ष? आरबीआई का मानना है कि मुद्रास्फीति इस वर्ष 6.2% के आसपास रहने वाली है। क्लियर होगी बात? यानी कि ये अभी भी अगर अपन देखें तो आरबीआई का जो कानूनन जिम्मेदारी है 4% तक मॉनेटरी इन्फ्लेशन रेट रखने की, और मिनिमम वो रख सकता है 2% तक, मैक्सिमम जा सकती है 6% तक, अभी भी ये उस लिमिट को क्रॉस करता है। क्लियर? इसलिए जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेपो रेट में कटौती होगी और आरबीआई ग्रोथ को प्रमोट करेगा, आरबीआई ने उनकी उम्मीदों के विपरीत जाकर डिसीजन लिया कि 6.5% पर ही कमेटी ने अभी रेपो रेट बनाए रखा। इसके अलावा अगर अपन जीडीपी ग्रोथ रेट की अगर बात करें तो जीडीपी की समृद्धि दर कितनी होने वाली है फाइनेंशियल ईयर, कब की बात कर रहे हैं हम? 24 की अगर हम बात करें तो सर ये 7% से ज्यादा का अनुमान, एक्चुअली लगभग 6.7% का अनुमान आरबीआई ने लगाया है। ओके, क्लियर? आरबीआई का मानना है कि चूंकि इस बार मानसून अच्छा रहा है, सामान्य मानसून है, अल नीनो का कोई खास इतना ज्यादा इफेक्ट है नहीं, और चूंकि भारत सरकार ने एमएसपी रेट जो जारी किए हैं वो लगभग 7 से 8% बढ़ाकर जारी किए हैं, इसलिए ये सारे फैक्टर वो हैं जो बाजार में खपत को बढ़ाएंगे। बाजार में अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन उस अनुपात में बढ़ाना होगा। इसलिए आरबीआई का मानना है कि जीडीपी ग्रोथ रेट अगले साल जो है वो 6.7% तक रह सकती है, जिस तरह से फिलहाल वर्तमान इकोनॉमी दिख रही है उस दृष्टिकोण से अगर देखें। ओके, इनके अलावा आरबीआई ने कुछ कहा है क्या? जी हां, आरबीआई ने बैंक रेट को, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड नहीं करती, स्वयं आरबीआई डिसाइड करता है, उसे अभी भी 6.75 के आसपास रख रखा है, 6.75% रख रखा है। ओके, इसके अलावा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है, जिसे हम एमएसएफ कहते हैं, उसे भी आरबीआई ने 6.75% पर अनचेंज रख रखा है, मतलब उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया है आरबीआई ने। इसके अलावा और वो कौन से फैक्टर हैं जिसके संबंध में आरबीआई ने, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कुछ डिसीजन लिया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जो ई रूपी है, अब ये फैसिलिटी आरबीआई ने देती है कि एनबीएफसी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर ये ई रूपी क्या होता है? ई रूपी से तात्पर्य एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मनी से है, एक ऐसी मनी से है जिसे हम कोड कर सकते हैं। इस बार यूपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा में भी यह सवाल पूछा गया। सर, इस तरीके से इसे किया जा सकता है कि किसी खास पर्पस के लिए ही इसे खर्च किया जा सकता है, अदरवाइज दूसरे कार्यों के लिए इसे खर्च नहीं किया जा सकता है। क्लियर? तो ई रूपी इस मामले में विशेष है और एक समय सीमा भी बांधी जा सकती है।
तो अगर एनबीएफसी लोन देता है और वे चाहता है कि लोन उसी सेक्टर स्पेसिफिक खर्चों के लिए ही इस्तेमाल हो, तो वे ई रूपी के माध्यम से उस ऋण को दे सकता है। ये एक तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा जो स्पेसिफिक पर्पस और स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ही उपलब्ध रहेगा। ये फैसिलिटी पहले एनबीएफसी को नहीं थी, लेकिन इस बार आरबीआई ने एनबीएफसी को दे दी है। क्लियर होगी बात? ओके, ये डिसीजन लिया गया है आरबीआई की ओर से। अब जरा अपन बेसिक चीज जान लेते हैं कि सर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती क्या है, जिसकी बैठक हुई है और जिसने ये सारा डिसीजन लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन वर्ष 2016 में किया गया है। सर क्या ये एक लीगल बॉडी है? यस, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बनी हुई ये एक लीगल बॉडी है, यानी कि वैधानिक संस्था है। ओके सर, ये चीज क्लियर हो गई। इसके अलावा सर ये जानना आपके जरूरी है कि इसके सदस्य कितने होते हैं। सर इसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3 आते हैं आरबीआई की ओर से और 3 सदस्य आते हैं भारत सरकार की ओर से। भारत सरकार की ओर से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से 3 सदस्य क्यों आएंगे? ताकि मॉनेटरी पॉलिसी में थोड़ा बहुत सरकार का भी दखल रहे। हालांकि ये तीनों सदस्य स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे ताकि मौद्रिक नीति की स्वतंत्रता बरकरार रहे। सर ये जो 3 आरबीआई से आ रहे हैं, इनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है, कार्यकाल अनिश्चित है, क्योंकि जो जिस पोस्ट पर हैं और जितना कार्यकाल उस पोस्ट के लिए बचा हुआ है, उतना ही कार्यकाल इन सदस्यों के लिए रहेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समिति का अध्यक्ष आरबीआई गवर्नर होता है। आरबीआई का एक डेप्यूटी गवर्नर भी इस समिति का सदस्य बना दिया जाता है और आरबीआई का एक अन्य अधिकारी जो आरबीआई गवर्नर उचित समझे, उसे भी इस कमेटी का सदस्य बना दिया जाता है। सर जो 3 भारत सरकार की ओर से सदस्य आ रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी एक समिति है जिसके अध्यक्ष हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, यानी कि भारत में सबसे ऊंचे प्रशासनिक अधिकारी, उनकी अध्यक्षता में यह कमेटी गठित होती है। वो कमेटी कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करती है जो इस कार्य के लिए सर्वाधिक योग्य हैं। यह कमेटी सिफारिश करती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को यह कमेटी वो नाम सुझा देती है। फिर वह कमेटी इन 3 सदस्यों का अपॉइंटमेंट कर देती है। ध्यान देने वाली बात है कि इन 3 सदस्यों की पुनर्नियुक्ति संभव है जो आरबीआई से आ रहे हैं, लेकिन ये जो 3 सदस्य जिन्हें भारत सरकार अपॉइंट कर रही है, इनकी पुनर्नियुक्ति संभव नहीं है। अदरवाइज फिर तो ये सरकार का कहना मानने लगेंगे, तो मौद्रिक नीति की स्वतंत्रता विद्यमान नहीं रह जाएगी। ओके सर, मॉनेटरी पॉलिसी का प्रमुख काम क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी का प्रमुख काम है पॉलिसी रेट डिसाइड करना, यानी कि मौद्रिक यानी कि नीतिगत दरें तय करना, जिसे हम रेपो रेट भी बोलते हैं, जिसे इस बार की बैठक में आरबीआई ने या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 6.5% पर बरकरार रखा है। ओके सर, ध्यान देने वाली बात है, अदर टूल्स जो भी है मॉनेटरी पॉलिसी के, वे आरबीआई डिसाइड करता है, जैसे बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। क्लियर होगी बात? लेकिन रेपो रेट को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही डिसाइड करती है। ठीक है सर, क्लियर होगी बात? अच्छा सर, ये बताइए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक कितनी होती है? तो सर याद रख लीजिएगा, 1 वर्ष में 6 बैठक होती हैं सर, यानी हर 2 माह में 1 होती है। ये लीगली बाइंडिंग है। अगर कमेटी चाहती है कि इसे और अधिक बैठक की जरूरत है नियमित रूप से, तब भी इस कमेटी पर ऐसा रोक नहीं है कि ये और नई बैठक कम समय में ना बुला सके। ये बुला सकती है अगर इसे जरूरी लगता है तो। सर कमेटी का कोरम कितने का होगा, यानी गण पूर्ति कितने की होगी? कितने सदस्य होने पर कमेटी अपना काम स्टार्ट कर सकेगी? न्यूनतम सदस्य संख्या। तो याद रख लीजिएगा, 4 सदस्य अगर मौजूद हैं तब समिति अपना कार्य स्टार्ट कर सकेगी। सर कमेटी डिसीजन कैसे लेती है? सर कमेटी सामान्यतः डिसीजन लेती है मेजॉरिटी के आधार पर, यानी बहुमत अगर है तो फिर वो फैसला मान लिया जाएगा। सर्वसहमति से डिसीजन नहीं लेती है। हालांकि इस बार जो बैठक हुई है उसमें कमेटी ने सर्वसहमति से ही डिसीजन लिया है। ठीक है सर, क्लियर हुई बात कि निर्णय बहुमत से होगा। ओके, अब जो आपको एक बात और जानना है वो ये जानना है कि इसके अध्यक्ष के संबंध में, किसके अध्यक्ष की हम बात कर रहे हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के संबंध में। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसका अध्यक्ष स्वयं आरबीआई गवर्नर होता है। सर ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट इंस्टांस में
पहली बार में इसे वोट करने का अधिकार है, और जब कभी वोट टाई हो जाए या मत विभाजन बराबर हो जाए, तब बराबर की स्थिति में, बराबर वोट की स्थिति में, टाई होने की स्थिति में इसे निर्णायक मत देने का अधिकार भी है। क्लियर? इस तरह आरबीआई गवर्नर को एक खास विशेषाधिकार भी है इस कमेटी के संबंध में। ठीक है, इस कमेटी का कार्यकाल कितना होता है? सदस्यों का कार्यकाल तो मैंने आपको बताया, ध्यान दीजिए, इनका कार्यकाल डिपेंड करता है कि आरबीआई में कितना कार्यकाल बचा है, लेकिन इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। जो सरकार की ओर से नियुक्त किए जा रहे हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। सर, स्वयं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कार्यकाल कितना होता है? सर, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ओके माय डियर फ्रेंड, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का उद्देश्य क्या है? अगर हम बात करें एमपीसी के उद्देश्य की, तो जरा समझिएगा, जिसमें एमपीसी पिछले वर्ष विफल रही है, क्या ऑब्जेक्टिव है सर? सर, इसका उद्देश्य कानूनन रूप से लिखा हुआ है कि इसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर महंगाई दर को 2 से लेकर 6% के बीच रखना है, यानी कि आइडियली कितना रखना है? 4%, लेकिन मैक्सिमम लिमिट 6% तक जा सकती है, मिनिमम लिमिट 2% तक जा सकती है। सर, कब माना जाएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी विफल हो गई है अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में? यह तब माना जाएगा जब लगातार 3 तिमाही, यानी ऑलमोस्ट लगातार 9 महीने हो गए सर, ये जो इन्फ्लेशन रेट है, मुद्रास्फीति है, अगर मान लीजिए कि वे 2 से कम रहती है, 2% से कम रहती है, या मान लीजिए कि वे 6% से ज्यादा रहती है, लगातार 3 तिमाही, मतलब लगातार 9 महीने, तब माना जाएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल सिद्ध हुई है। ओके सर, अगर ऐसा हुआ तो आगे का उपाय क्या किया जाएगा? आगे क्या होगा? जवाबदेही कैसे तय की जाएगी? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कमेटी फेल होती है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, दैट इज टारगेटेड इन्फ्लेशन को प्राप्त करने के लिए अगर कमेटी फेल होती है, तब उसे 2 काम करने होंगे। पहला काम, कारण सहित रिपोर्ट देनी होगी भारत सरकार को। किसको सर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि भैया जो आपने हमें टारगेट दिया था वो टारगेट हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। और उसके बाद भविष्य के उपाय बताना होंगे, भविष्य में कौन कौन से उपाय कमेटी करेगी जिससे कि आने वाले समय में वे इन्फ्लेशन को पटरी पर ले आए, आने वाले समय में वे इन्फ्लेशन को पटरी पर ले आए। ये थी एमपीसी। सर, एमपीसी ध्यान रखिएगा पारदर्शिता भी बरतती है। कैसे पारदर्शिता बरतती है ये देख लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पारदर्शिता कैसे बरतती है? सर ध्यान दीजिएगा, जैसे ही बैठक होती है सर, जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होती है, उसके बाद बैठक के मिनट्स जारी किए जाते हैं। जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूं वो हमें कैसे पता चली? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपने मिनट्स जारी किए हैं बैठक के, कि भैया इस मीटिंग में हमने ये डिसीजन लिए हैं। ठीक है सर, और ध्यान रख लीजिएगा, वे रिपोर्ट भी जारी करती है, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट भी जारी करती है। कब? बैठक के 14 दिवस के भीतर, बैठक के 14 दिवस के भीतर। इसलिए माना जा रहा है कि इस बार वे 22 जून को इस तरह की रिपोर्ट जारी करेगी, जिससे और क्लियर हो सकेगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसीजन लिया है, जो कि एक तरह से आश्चर्यजनक बिल्कुल नहीं है, वो किन वजहों से लिया है, कौन से डेटा पर उसने रिलाई किया है, कौन कौन से आर्ग्यूमेंट अलग अलग सदस्यों ने दिए। हालांकि सभी सदस्य सहमत हुए, लेकिन उनके पीछे के तर्क क्या थे, ये जानने में हम तभी सक्षम हो पाएंगे जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपनी व्यापक रिपोर्ट 22 जून को सबके सामने रख देगी, पब्लिक डोमेन में रखेंगे। इस तरह ये पारदर्शिता को बढ़ावा देती है। सर सवाल यह है कि ये जो 2 से लेकर 6% तक इन्फ्लेशन रेट है, ये किसने निर्धारित किया है? ये किसने निर्धारित किया है? ध्यान दीजिएगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित होता है। ओके सर, लेकिन सर क्या सरकार इसके लिए किसी से सलाह लेती है, या सरकार इसके लिए परामर्श लेती है, विमर्श करती है? किससे? आरबीआई गवर्नर से, आरबीआई गवर्नर से। ठीक है, ओके सर, 2 खास चीजें इस मामले में आई हैं। इस बार की कमेटी की बैठक की अगर बात करें तो 2-3 चीजें खास आई हैं। पहली तो ये आई है सर
कि रेपो रेट 6.5% है, फिर हम देख रहे हैं कि बैंक रेट को 6.75 रखा गया है। सवाल यह है कि रेपो रेट से बैंक रेट को ज्यादा क्यों रखा गया है? 0.25 बेसिस पॉइंट जो है, पॉइंट या 25 बेसिस पॉइंट जो है, क्यों अधिक रखा गया है? सिंपल सा कारण यह है सर, क्योंकि बैंक रेट एक्चुअल में लॉन्ग टर्म रेट है, एक्चुअल में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट है, दीर्घ आवधिक ब्याज दर है। तो जब अल्प आवधिक ब्याज दर कम में है तो दीर्घ आवधिक ब्याज दर के लिए थोड़ा ज्यादा वसूलना बनता है सर। ओके, नो डाउट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि सर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को भी तो 6.75% पर रखा गया है। ये क्यों है? इसके लिए आपको रेपो रेट को बेहतर तरीके से समझना होगा। तो जरा देख लीजिए भाई साहब, रेपो रेट हम कह किसे रहे हैं, कैसे काम करती है, पहले आप ये समझ लीजिए। इसे रीपरचेजिंग ऑपरेशन भी कहा जाता है। क्लियर? ओके, आप समझ जाएंगे अभी कि कैसे। जैसे मान लीजिए ये है बैंक, ये आरबीआई से ले रही है पैसा सर, आरबीआई से ले रही है पैसा सर लोन के रूप में। ठीक है सर, ओके। बैंक बदले में मॉर्गेज के रूप में क्या रख रही है? बंधक सामग्री के रूप में क्या रख रही है सर? ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड रख रही है। और जब निश्चित समय हो जाएगा, मान लीजिए 14 दिन के लिए बैंक ने लोन लिया है, तो जब निश्चित समय हो जाएगा तो ये लोन की राशि ब्याज सहित चुका देगी और आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस रख लेगी। ये रेपो ऑपरेशन है। ध्यान रखिए, बैंक के पास बहुत सारा पैसा है सर, बैंक को उसका कुछ प्रतिशत, फिलहाल लगभग 23% एसएलआर के रूप में मेंटेन करना पड़ता है। एसएलआर में भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख सकती है बैंक, सरकारी प्रतिभूतियां रख सकती है, गोल्ड रख सकती है, कैश रख सकती है, टी बिल्स रख सकती है। तो ये सारी चीजें एसएलआर में बैंक अपने पास रखती है। ध्यान दीजिएगा, अगर बैंक को लगता है कि उसे इतनी ज्यादा जरूरत है पैसों की कि वे इस एसएलआर कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को उधार रखकर आरबीआई से लेना चाहती है लोन, तब सर रेपो रेट पर आरबीआई पैसा नहीं देगा। आरबीआई रेपो रेट पर यह डिमांड करता है कि जो आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमारे पास रखी हैं वे एसएलआर कोटा की ना हो, यानी वे यहां की हों। ओके, एसएलआर कोटा किसी भी तरह से असुरक्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह बैंक में लिक्विडिटी मैनेज करता है, वह बैंक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के काम आता है। क्लियर होगी बात? ओके, सवाल यह है सर, तो फिर अगर बैंक को चाहिए कि वे एसएलआर कोटा की लिक्विडिटी या एसएलआर कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को उधार लगकर आरबीआई से लोन ले, तब क्या होगा? तब बात आ जाएगी सर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की। एमएसएफ वह रेट है जो आरबीआई से बैंक को पैसा उधार दिलाती है सर। ये रही बैंक, ये ले लिया बैंक ने पैसा उधार, किससे लिया सर? आरबीआई से। और माय डियर फ्रेंड, बदले में बैंक अगर आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखती है, किसकी? एसएलआर कोटा वाली, तब हम उसे कहेंगे जिस रेट पर ब्याज दिया जा रहा है वे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है। तो इस वजह से चूंकि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एसएलआर कोटा के तहत हैं वही आरबीआई को दी जा रही हैं, इसलिए हो सकता है कि बैंक थोड़ी सी कम लिक्विडिटी मैनेज करके चल रहा है, तो कम सुरक्षित हो सकता है। इसलिए आरबीआई नहीं चाहता कि बैंक उससे जो भी लोन ले वे मार्जिनल वे एसएलआर कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख कर लें। इसलिए सदैव आरबीआई मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट को रेपो रेट से ज्यादा रखता है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि ये भी याद रख लीजिएगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बैंक रेट की तरह नहीं है, वे दीर्घावधिक लोन नहीं है, वे भी लघु आवधिक लोन है, अल्पावधिक लोन है, लेकिन चूंकि उसमें खतरा ज्यादा है बैंकिंग सिस्टम को, इसलिए आरबीआई ज्यादा चार्ज करता है। अच्छा, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है सर, वो तो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए बनी हुई है। ओके सर, जरा समझ लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। मौद्रिक नीति समझ लेते हैं सर। मौद्रिक नीति को किसी देश का केंद्रीय बैंक चलाता है, तो हमारे यहाँ आरबीआई चलाएगा सर। इसका टोटल संबंध इस बात से है कि इसका प्रमुख पर्पस होता है महंगाई को नियंत्रित किया जा सके।
महंगाई को नियंत्रण किया जा सके। इसी को कहा जाता है मूल्य स्थिरता यानी कि प्राइस स्टेबिलिटी। ओके सर, इसके अलावा क्या इसका पर्पस है? सर इसके अलावा ग्रोथ इसका पर्पस है, समृद्धि इसका पर्पस है। इसके अलावा और इसका क्या पर्पस है सर? मौद्रिक नीति का समृद्धि और महंगाई नियंत्रण के अलावा पर्पस है रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या क्रिएशन। इसके अलावा यह भी ध्यान दिया जाता है कि विदेशी विनिमय दर, विदेशी मुद्रा विनिमय दर स्थिर रहे, अनस्टेबल ना हो, ज्यादा अनस्टेबल ना हो। क्लियर होगी बात? लेकिन चूंकि भारत में टारगेटेड मॉनेटरी पॉलिसी है, इसलिए केवल फोकस करती है वे इस पर, प्राइस स्टेबिलिटी पर, महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मौद्रिक नीति के दो तरह के टूल्स उपलब्ध हैं। पहला जिसे हम बोलते हैं मात्रात्मक उपकरण, और दूसरा जिसे कहा जाता है गुणात्मक उपकरण। सर जरा समझिएगा, मात्रात्मक उपकरण वह उपकरण है जो टोटल ऋण की मात्रा को प्रभावित करते हैं कि टोटल इकोनॉमी में कितना लोन जाना चाहिए, कितना क्रेडिट फ्लो होना चाहिए, ताकि अल्टीमेटली जो कुल मुद्रा सप्लाई है, टोटल मॉनेटरी सप्लाई है, मनी सप्लाई है, उसे रेगुलेट कर सके आरबीआई, और डिमांड और सप्लाई के खेल को इस तरह से मैनेज करे कि महंगाई ना बढ़े। ओके, ये हो गए मॉनेटरी, ये हो गए क्वांटिटेटिव टूल्स, मात्रात्मक उपकरण। क्वालिटेटिव टूल्स में आरबीआई ये ध्यान रखता है कि सेक्टर वाइज लोन की मात्रा को प्रभावित कर सके, यानी जिन क्षेत्रों में लोन कम जा रहा है लेकिन इकोनॉमी के लिहाज से जरूरी है कि उन क्षेत्रों में लोन ज्यादा जाए, तो आरबीआई क्वालिटेटिव टूल्स का इस्तेमाल करता है। लेकिन दोनों ही टूल्स ओवरऑल आरबीआई के इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। एक एक करके देखते हैं कि मात्रात्मक उपकरण कौन कौन से हैं और गुणात्मक उपकरण कौन कौन से हैं। सर मात्रात्मक उपकरण में अगर हम रिजर्व की बात करें तो एक आ जाता है एसएलआर और दूसरा आ जाता है सीआरआर। ध्यान दीजिएगा, जहां सीआरआर को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत रखा जाता है, वहीं एसएलआर को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत मान्यता दी गई है। ओके, 15 दिवस के आधार पर दोनों तय किए जाते हैं सर। ठीक है, इतनी बेसिक चीज याद रख लीजिए। ओके, इसके अलावा कई तरह की ब्याज दरें मात्रात्मक उपकरणों में आती हैं। जैसे अभी हमने देखा, जैसे पॉलिसी रेट भी कह रहे हैं, उसका सामान्य नाम है रेपो रेट। एक और चीज होती है रिवर्स रेपो रेट, एक और बात होती है सर बैंक रेट, एक और चीज होती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, एमएसएफ, जिसे अभी हमने समझा। रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों से लोन लेता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उधार रखकर। आरबीआई बैंकों से लोन क्यों लेगा सर? ताकि उसे लिक्विडिटी, जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी मार्केट में है, उसे सक करना है, खींचना है। ठीक है, ताकि मार्केट में डिमांड को वह मैनेज कर सके। ये काम आरबीआई का रहता है। ओके, इसके अलावा और मात्रात्मक उपकरण क्या है सर? एक और है जिसे हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं इसे हिंदी में कहा जाता है। इसमें आरबीआई करता क्या है? ध्यान दीजिए, आरबीआई सरकार का ऋण प्रबंधक भी है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई सरकार की ओर से गवर्नमेंट बॉन्ड को खरीदता है और गवर्नमेंट बॉन्ड को बेचता है। जब आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड को बेचता है तब वह मार्केट से पैसा अपने पास बुला लेता है। जब आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड को मार्केट से खरीदता है तब आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड तो अपने पास ले आता है लेकिन पैसा मार्केट में पहुंचा देता है। इस तरह सारा खेल इस बात का है कि लिक्विडिटी घट रही है या बढ़ रही है। क्लियर होगी बात? रेपो रेट के माध्यम से अगर सस्ता लोन आरबीआई बैंकों को देता है तो बैंक फिर उतना सस्ता लोन लोगों को देंगे, थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट बढ़ाकर। क्लियर? इस तरह आरबीआई जब भी चाहेगा तो मार्केट की लिक्विडिटी को घटा सकता है, जब भी चाहे तो मार्केट की लिक्विडिटी को बढ़ा सकता है। ये इतने सिंपल से काम है। ये है हमारे क्वांटिटेटिव टूल्स, मात्रात्मक उपकरण। क्लियर होगी बात? ओके, ठीक है।
अच्छा, आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू और भी कुछ करता है, और भी काफी कुछ करता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्लान, जी सैप जिसे कहते हैं, इसके तहत एक तरफा कैलेंडर जारी कर आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड को खरीदता है, गवर्नमेंट बॉन्ड को खरीदता है। इसी के तहत आरबीआई ने एक बार ऑपरेशन ट्विस्ट भी चलाया है। ऑपरेशन ट्विस्ट क्यों चलाया जाता है सर? सर, ऑपरेशन ट्विस्ट इसलिए चलाया जाता है ताकि दीर्घ आवधिक गवर्नमेंट बॉन्ड को आरबीआई बेचे और जो पैसा आए उससे अल्प आवधिक गवर्नमेंट बॉन्ड को खरीद ले। इससे क्या हो जाएगा सर? इससे कुल मिलाकर निजी क्षेत्र के लिए ब्याज दरें सस्ती हो जाएंगी। तो जब आरबीआई को लगता है कि यार बैंक ब्याज दरें सस्ती नहीं कर रहे हैं, तब आरबीआई ऑपरेशन ट्विस्ट भी चला सकता है, ऑपरेशन ट्विस्ट भी चला सकता है। एक और इस तरह का टूल है, बस ये ध्यान रख लीजिएगा कि वह मॉनेटरी पॉलिसी के तहत नहीं आता है, लेकिन काम एक्चुअल में उसी का कर रहा होता है। सर, उस टूल को क्या बोलते हैं? जो इस बार यूपीएससी ने पूछा है, स्टरीलाइजेशन उसे कहते हैं, स्टरीलाइजेशन उसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा एफडीआई भारत में आता है, तो जो विदेशी निवेशक होगा वह तो डॉलर लेकर आया होगा, लेकिन वे आरबीआई से कन्वर्ट कराता है रुपए में। क्लियर होगी बात? इस तरह पूरा रुपया भारत में निवेश कर देता है, तो मार्केट में रुपए बढ़ जाता है, मुद्रा बढ़ जाती है, मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है, इस तरह डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ने से महंगाई बढ़ सकती है, इसलिए आरबीआई स्टरीलाइजेशन ऑपरेशन चलाता है। इस ऑपरेशन में आरबीआई करता क्या है? इस ऑपरेशन में आरबीआई सिंपल सा एक काम करता है कि वह थोड़े से गवर्नमेंट बॉन्ड बेच देता है और उतनी लिक्विडिटी जितनी एफडीआई के आने की वजह से बढ़ी है मार्केट में, उस पैसे को वह वापस खींच लेता है, ताकि ओवरऑल मनी सप्लाई बैलेंस रहे, डिमांड और आपूर्ति के बराबरी रहे, ताकि ज्यादा महंगाई ना बढ़े। ओके, अच्छा, एक और कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है, ये मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है और इसका नाम क्या है? मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, बाजार स्थिरीकरण योजना, एमएसएस बोलते हैं इसे शॉर्ट में। सर, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम आखिर है क्या? देखिए, जहां मैंने आपको बताया कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचता भी है और गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदता भी, वहीं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में केवल और केवल गवर्नमेंट बॉन्ड बेचता है। ओपन मार्केट इस ऑपरेशन के जरिए जो पैसा आरबीआई लाएगा गवर्नमेंट बॉन्ड बेचकर, वो सरकार को देता है, लेकिन मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में ऐसा नहीं है। वे सिर्फ और सिर्फ महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ऐसा करता है, सरकार की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसा नहीं करता। हालांकि दोनों ही केसेस में ब्याज जो बनता है गवर्नमेंट बॉन्ड पर, जो इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसकी मैच्योरिटी पीरियड पूरी होने के बाद वो दोनों ही केसेस में गवर्नमेंट ही भुगतान करती है, सरकार ही भुगतान करती है। तो ये रहे हमारे मात्रात्मक उपकरण। सर, गुणात्मक उपकरण क्या है? गुणात्मक उपकरण में एक उपकरण दोस्तों ये है कि आरबीआई विनम्रता पूर्वक आग्रह करे, इसे नैतिक आग्रह कहते हैं, मोरल सुएशन कहते हैं, कि भैया मैंने अगर रेपो रेट घटाई है तो बैंकों को भी अपनी ब्याज दरें घटानी चाहिए कि नहीं घटानी चाहिए भाई और बहनों। इस तरह से आरबीआई गवर्नर कई बार मीटिंग्स में, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कई बार इंटरव्यू में, कई बार सम्मेलनों में ये बात बोलते हैं कि अब सभी बैंकों को भी ब्याज दरें घटाकर घटी हुई ब्याज दरों का लाभ लोगों को देना चाहिए, ग्राहकों को देना चाहिए। लेकिन ये अनिवार्य नहीं होता है, पर कई बार बैंक नहीं मानते, तो आरबीआई के पास कई अधिनियमों के माध्यम से ऐसी पावर है कि वे बैंकों को पेनलाइज भी कर सके, दंडित भी कर सके। और ऐसी ही एक शक्ति का नाम है, ऐसे ही एक गुणात्मक टूल का नाम है जिसे हम बोलते हैं सीधी कार्यवाही, डायरेक्ट एक्शन। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज एक्ट के तहत, सर फेमा के तहत, इन सारे अधिनियमों के तहत आरबीआई के पास कुछ स्पेशल पावर है। फिर आरबीआई एक्ट 34 के तहत तो है ही, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत भी ये पावर आरबीआई को मिली हुई है। ओके, एक और चीज है सर जिसे हम बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्राथमिक क्षेत्रक वित्तीयन। सर 1961 में आरबीआई ने इसे शुरू किया था और इसका प्रमुख काम यह था कि कुछ खास सेक्टर ऐसे हैं इकोनॉमी के जो इंपॉर्टेंट है, या तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए,
या वेलफेयर के लिए या एक्सपोर्ट के लिए या इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अब उन क्षेत्रकों में ऋण ज्यादा जाना चाहिए, लेकिन जाता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और या फिर यूं मान लीजिए कि जो भी नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र हैं, उन्हें लोन ज्यादा जाना चाहिए। तो आरबीआई ने यह मैंडेट कर रखा है कि जो टोटल लोन अमाउंट बैंक देंगे उसका 40% माय डियर फ्रेंड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को देना, प्रायोरिटी सेक्टर्स को देना अनिवार्य है। अगर वो ये नहीं करते हैं तो फिर इतना पैसा उनसे वापस लिया जाएगा और उस पैसे को नाबार्ड को दे दिया जाएगा। नाबार्ड उस पैसे का क्या करेगा? नाबार्ड उस पैसे को नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में डाल देगा, और फिर 20-25 साल की परियोजनाओं के बाद जब उससे इनकम होगी तब वो पैसा उन बैंकों को वापस लौटा दिया जाएगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स लगभग हर उस बैंक पर लागू होते हैं जो बैंक लोन देती है। चूंकि पेमेंट बैंक लोन नहीं देती है इसलिए पेमेंट बैंक पर लागू नहीं होंगे। लेकिन ध्यान रख लीजिएगा, रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसी बैंक हैं चूंकि क्योंकि वो क्षेत्रीय हैं और पर्पस स्पेसिफिक डिजाइन की गई हैं, इसलिए उनके लिए ये 40% से ज्यादा बढ़ाकर 75% किया गया है। 75% किया गया। एक और कंसेप्ट है सर जिसे हम बोलते हैं लोन टू वैल्यू। आपने एक एडवर्टाइजमेंट अक्षय कुमार का सुना होगा, जब घर में पड़ा हो सोना फिर काहे को रोना। अच्छा, अब अगर सभी लोग गोल्ड लोन लेने लगेंगे, सभी लोग हाउस लोन लेने लगेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएगा। बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए आरबीआई समय समय पर लोन टू वैल्यू रेशो जारी करता है कि जो भी आपने मॉर्गेज प्रॉपर्टी रख रखी है जैसे गोल्ड, तो उसका कितना परसेंट आप लोन ले सकते हैं। 60% ले सकते हैं, 80% ले सकते हैं या 100% ले सकते हैं। आरबीआई से जितना कम करता है लोग उतना कम लोन लेंगे, क्योंकि कोई महंगी चीज इतनी छोटी राशि के लिए क्यों गिरवी रखे। क्लियर हो गई बात? अब आरबीआई चाहता है कि लोग ज्यादा लोन लें, तब आरबीआई लोन टू वैल्यू रेशो को बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई ने कोविड-19 पीरियड के दौरान इसमें वृद्धि की थी। आरबीआई ने कोविड-19 पीरियड के दौरान इसमें वृद्धि की थी। ओके, तो ये थे हमारे मात्रात्मक उपकरण और गुणात्मक उपकरण। ये थी हमारी मौद्रिक नीति। थैंक यू सो मच। जय हिंद।